डियर रीडर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम एपिसोड की तरफ बढ़ें। तो चलें शुरू करते हैं। उनकी धुआंधार परफॉर्मेंस पर सब लोग उन्हें खूब सराह रहे थे। दोनों दुनिया जहां भुला एक दूसरे में मगन थे। जब लोगों की तालियों से होश में आए और खिंचल होते स्टेज से नीचे उतरे, आतिफ ने सीटियां बजा बजा कर उन्हें खूब सराहा। अब बारी थी लड़कियों की, जिन्होंने मेहंदी के रिमिक्स सॉन्ग्स पर खूब धूम मचाई। फिर लड़के क्यों पीछे रहते, उन्होंने भी जमकर मुकाबला किया। स्टेज खाली हुआ तो लाइट ऑफ हुई, जबकि एक स्पॉट लाइट की रोशनी में अमन नमूदार हुई। लड़के सासू लड़ ले तेरा बेटा मेरे हाथों में। जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है। जब तेरा बेटा डार्लिंग बोले तब तेरा बेटा मेरा है। अमन हल्के हल्के स्टेप लेती, यानी कि गिर चक्कर काटते हाथ नचाते हुए गाने लगी। आंखें शरारत से लबरेज थीं। सबकी निगाहें एनी पर थीं कि वो क्या तासुर देती है। लड़ ले सासू लड़ ले तेरा बेटा मेरे हाथों में। अमन ने एक दफ़ा और बोलते एनी के गले में बाहें डालते उसे आंख मारते हुए कहा, जिस पर एनी खिलखिला दी और अमन का हाथ पकड़ के गोल घुमाया, जिससे उसका लहंगा दूर दूर तक परियों की तरह फैल गया। आयान तो हैरत से मुंह खोले अमन को तक रहा था। फिर क्या था, एनी और अमन के एक साथ स्टेज पर चांद चांद लगा दिया, जिसको देखकर सारे खुश होने के साथ साथ हैरान थे। जिन्होंने एनी को इतनी देर बाद खुश देखा था, अब तो हर कोई जानता था कि एनी की खुशी अमन की शरारतों से वाबस्ता है। वो अपनी इस चाबी वाली गुड़िया को कितना चाहती है। अरमान और अयान भी एनी को देखकर खुश हो रहे थे। जब एनी ने अयान के पास आते हुए उसे थामा और स्टेज पर ले गई, जहां अमन पहले से मौजूद थी। एनी ने उन दोनों को एक साथ डांस करने का कहा था, जबकि अमन को फितरी शर्म ने घेर लिया। ठहरा अयान तो वो मना करने लगा, लेकिन फिर एनी के इतने इसरार पर उसने अमन का हाथ थामते डांस शुरू किया। रांझा हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा। जब वो अमन को घुमाता तो उसका लहंगा दूर दूर तक फूल की तरह फैल जाता, और जब वो उसे खींचकर अपनी पनाहों में लेता तो अमन का रंग उसकी चोली की तरह गुलाबी हो जाता। अयान उसकी खूबसूरती और गुदाज वजूद में खोया दुनिया जान बुला बैठा था। इससे पहले कि वो उसके लबों की मिठास को महसूस करता, लाइट्स ऑन हुई और वो होश में आते पीछे हटा, जबकि अमन शर्मा कर भाग गई। उन दोनों की हालत देख यंग जनरेशन ने खूब हूटिंग की, उन्हें छेड़ा, लेकिन कोई और भी था जिससे उनकी खुशी देखी नहीं गई थी। किस नंबर 13 राइटर अमन रज़ा। रात को जब अमन कमरे में आई तो अयान ट्राउज़र शर्ट में सोफे पर बैठा लाइट ऑन ऑफ कर रहा था। अमन ने उसकी हरकत को हैरत से देखा। इससे पहले कि अमन चेंजिंग रूम में जाती, अयान बोला, तुम क्या समझती हो ये सब करके तुम मेरी ज़िंदगी में जगह बना लोगी? तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। आज भी मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मॉम की वजह से अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा रवैया अख्तियार कर लूँ तो कोई खुश फहमी मत पाल लेना। उसकी बातें अमन के दिल पर जाकर लगीं, जो उसके दिल को ज़ख्मी करने के लिए काफ़ी थीं। मिस्टर शाह, अयान शाह, आज मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, ना ही मुझे आप में कोई दिलचस्पी है, ना ही आपके वजूद में। सो बेहतर है आप मुझे बार बार ताने देना बंद कर दें। अगर दुनिया में आप आखिरी शख्स भी हुए ना, तब भी मैं आपके पास आना पसंद नहीं करूँगी। उसकी बातों ने सीधा अयान के नाम पर वार किया। मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि आप अपनी डॉल से वफा निभाएं, और जब वो आपको मिल जाए तो प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दीजिएगा। इस ज़बरदस्ती के बंधन से मैं तंग आ चुकी हूँ। आपसे मुझे खुलकर सांस लेनी है। आपसे रिश्ता मेरे लिए दुख के सिवा कुछ नहीं। इतनी खुली बातों पर अयान का दिमाग घूम गया। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। अयान ने वहाँ से जाते अमन को बाजों से खींच कर अपने सामने किया और झंझोड़ कर रख दिया। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, छोड़ना तो दूर, अगर तुमने इस घर से कदम भी बाहर निकाला तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अमन के दूर जाने की बात पर पता नहीं क्यों अयान खुद पर जब्त नहीं कर पाया। तभी धाड़ा, छोड़े मुझे, आपका मुझ पर कोई हक नहीं। ये शादी सिर्फ मजबूरी है। अमन ने अपना हाथ छुड़ाते कहा। हक की बात करती हो, बताता हूँ मैं तुम्हें कि तुम पर किसका हक है। ये कहते ही अयान ने उसको बेड पर फेंका और अपनी शर्ट उतारते उसकी तरफ बढ़ा। अमन उंधे मुंह बेड पर गिरी थी। जब वो सीधी हुई तो अयान उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। अयान प्लीज़ छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? अमन ने रोते हुए उससे इल्तिजा की, मगर सुन कौन रहा था? आज मैं तुम पर अपनी चाप छोड़ूंगा ताकि कभी तुम मुझसे यूँ ज़ुबान ना चला सको, और मेरा हक भी तुम पर वाज़ेह हो जाएगा। अयान ने सफाकी से कहते हुए साइड लैम्प ऑफ किया और उस पर झुका। खुदारा ऐसा मत करें अयान कि मैं आपसे नफ़रत करने लग जाऊँ। मुझे मेरी ही नज़रों में मत गिराएं, मेरी इज़्ज़त मुझसे ना छीनें। तुम मेरी इज़्ज़त हो, बस ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए। और मैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारे पास ही तो आऊँगा, क्योंकि मुझे बाहर मुंह मारने की आदत नहीं। अयान ने सफाकी की हद कर दी थी और उसका यह आखिरी जुमला अमन के दिल पर नक्श होकर रह गया। आप अब बहुत जालिम हैं, दरिंदे हैं जिन्हें किसी की इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं। अमन ने उसकी बेरहम आगोश में छटपटाते हुए कहा। यह बात ताबूत में ठोकी गई आखिरी कील साबित हुई थी। तुमने मुझे दरिंदा कहा? लो अब मैं तुम्हें दरिंदा बनकर दिखाता हूँ। अयान ने अमन की बात पर गुस्से की ज़्यादती से उसकी कलाइयों को थामते हुए बिस्तर से लगाया, जिससे अमन की चूड़ियाँ टूट कर उसकी कलाइयों में पेवस्त हुईं।
और खून निकलने लगा, मगर अयान ने यहीं बस नहीं की। उसकी चोली कंधे से खिसकाते हुए उसकी कॉलर बोन सीने हर जगह पर दांत काटने लगा, जिस पर अहमद सुसकने के अलावा कुछ न कर सकी। अयान ने आहिस्ता आहिस्ता शर्म के सारे पर्दे गिरा दिए और अहमद की मज़ाहमत भी दम तोड़ गई। आज उसने वाकई बता दिया था कि जिस्म पर छाप छोड़ना किसे कहते हैं। उसके हर एक अमल ने अमन को अपनी कम मायगी का एहसास दिलाया था। वो रोती हुई कब होश खिर से बेगाना हुई पता ही न चला। तो उसी तरफ अयान सुकून से अपना मतलब पूरा करने के बाद दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। बाहर चांद उदासी से बादलों में छुप गया। इससे भी अमन का दुख देखा ना गया था। अनाबी के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। वो बहुत परेशान थी कि डेविल उन सब की तरकीबों के से पहले ही आगाह कैसे हो जाता है, लेकिन इस अरसा में काशान ने उसका बहुत साथ दिया था। उसने डेविल के बहुत से अड्डों के बारे में पता लगाया, जिससे अनाबिया को काफ़ी मदद मिली और वो काशान की मशकूर थी। तुम बहुत थक चुकी हो और हम चंद दिन के लिए हनीमून पर पेरिस के लिए जा रहे हैं, काशान ने अनाबिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, जिस पर वह आसूदगी से मुस्कुरा दी। मगर काशान, मेरा मिशन। उसने हौले से इनकार करना चाहा, मगर काशान ने उसकी एक ना सुनी और अगले दिन ही पेरिस हनीमून के लिए जा चुके थे। अनाबिया इस बात से बेखबर थी कि आगे इसके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं और किस मुसीबत में फंस चुकी है, जिससे निकलना शायद ही मुमकिन था। शाह हवेली में सब नाश्ते की मेज़ पर बड़ा जमान थे। जब अयान जल्दी जल्दी में नीचे उतरा, अयान कहाँ जा रहे हो, नाश्ता करते जाओ। अरमान की जब नज़र उन पर पड़ी तो उसने नाश्ते के लिए बुलाया। नहीं डैड, मुझे भूख नहीं, मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा। वो बगैर किसी की कोई भी और बात सुनता निकलता चला गया। एनी ने उसकी अफरा तफरी को गौर से देखा। एनी खाओ ना, तुम भी तो कह रही थी मुझे भूख लगी है। सानिया ने एनी की प्लेट में खाना डालते कहा। करीना बुआ प्लीज़ एमन को बुला दीजिए। मैडम मैं वहीं से आ रही हूँ, मगर एमन बिटिया ने दरवाज़ा नहीं खोला, शायद सो रही हैं। ये सुनते ही एनी नाश्ते की मेज़ पर से उठी और एमन के कमरे में गई। उसने बारहा दरवाज़ा खड़काया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने करीना बुआ से अयान के कमरे की डुप्लीकेट चाबी मंगवाई और दरवाज़ा खोला। एनी अंदर दाखिल हुई तो एमन को कम्फर्टर में दुबका पाया। एनी ने खिड़कियों के पर्दे हटाए, जिससे सूरज की रोशनी छन करती अंदर दाखिल हुई। एमन मेरी जान उठो, कब तक सोगी, एनी ने उसके मुंह पर से कम्फर्टर हटाते कहा। उसका लाल और मीठे आंसुओं वाला चेहरा देखकर वो परेशान हुई। उसने अमन के माथे को हाथ लगाया तो लगा किसी अंगारे को छू लिया है। उसने फटाफट अमन के ऊपर से कम्फर्टर हटाया और जब उसकी नज़र उसकी कलाइयों से निकलता जमे हुए खून पर पड़ी तो उसका दिल थक से रह गया। और बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसकी चोली कंधे से सिरकी हुई थी, जहाँ दांतों के निशान वाज़ेह नज़र आ रहे थे। यानी चाहकर भी जो नज़र आ रहा था वो समझना नहीं चाहती थी। उसका बेटा हैवान कब बन गया? उसे अयान से इस सब की उम्मीद नहीं थी। यानी का दिमाग तेज़ी से चल रहा था। उसने अपनी दोस्त लेडी डॉक्टर को फ़ोन किया और हवेली बुलाया। क्योंकि डॉक्टर उसकी अपनी दोस्त थी, इसलिए उसे मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मगर डॉक्टर की आंखों में छुपे सवाल को देखकर वह नज़रें चुरा गई। अयान ने उसे किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। कितनी देर उसे अमन की पटियाँ करते गुजर गई और फिर अमन को होश आया तो वो रो पड़ी। एनी ने उसे प्यार से खुद में समेटा। उसके कपड़े एनी ने ही बदल दिए थे और फिर उसे गर्मा गर्म सूप पिलाया। बेटा हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि अयान तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, एनी ने नम आंखों से कहा। कहाँ देखी गई थी उससे अपनी चाबी वाली गुड़िया की ये हालत। मामा आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। एमन एनी की आंखों में नमी देख तड़प गई। एनी आइडियल थी उसकी और उसकी ये झुकी निगाहें एमन से देखी ना गईं। आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आपका मुझसे माफ़ी मांगना सेब नहीं देता। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, एमन ने एनी के गले लगते कहा। अयान जब ऑफिस आया तो उसको पछतावा ने घेर लिया। क्या ज़रूरत थी उसे ज़बरदस्ती करने की? किस तरह वो टूट कर बिखर रही थी उसकी बाहों में। यही तो वो चाहता था, या उसका खुदा, ये तो वही जानता था, या उसका खुदा कि उसका दिल उसको जितनी मुलामत करता उतना कम था। कैसे नज़र मिलाएगा उससे दोबारा? पता नहीं उसके दूर जाने के बाद सुनकर उसे क्या हो गया था। अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े बैठा था। कब शाम हुई उसे पता ही ना चला। चौंका तो वो तब जब चौकीदार ने उसे आकर जगाया। तब उसे वक्त का एहसास हुआ और वह फ़ौरन बारात पर जाने के लिए निकला। जो हवेली पहुंचा तो मुलाजिम ने आकर उसे एक लिबास दिया जो काली शेरवानी थी। काले ही सितारों से सजी काली शेरवानी उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। ये किसने दिया है? अयान ने कड़े तेवरों से पूछा। जी एनी मैडम कह कर गई हैं आप यही पहन कर आएंगे। उन्होंने गुस्से से ताकीद की है कि कुछ और पहन कर ना आए, वरना उनसे बुरा कोई नहीं होगा। अयान ने गुस्से से उस शेरवानी झपटी और तैयार होकर 10 मिनट में हाल पहुंचा। भाई कहाँ रह गए थे आप? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आतिफ और आकिफ ने उसे स्टेज पर आते ही घेरे में ले लिया। वो ज़बरदस्ती मुस्करा दिया। आपका इंतज़ार था, अब हमारे दुल्हनों को बुलाया जाएगा, आतिफ ने उसे अपने साथ स्टेज पर बिठाते हुए कहा। जब लाइट ऑफ हुई और स्पॉटलाइट की रोशनी में समन और आयशा को लाया गया
अब तक की एपिसोड हम यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको इंशाल्लाह जल्द मिलेगा। तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चलता रहे आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। शुक्रिया।